भाग 6। विविधा एक ओर जाकर खड़ी हो गई। उसने एक नजर भी लड़कों के फोटोज की तरफ नहीं डाला था। ललिता बुआ कहती हैं, अरे देख ना विविधा, कितने अच्छे लड़के हैं। विविधा ने नाराजगी से दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। ये देख ललिता बुआ हंसने लगी। लगता है शर्मा रही है। बेटा, सरकारी नौकरी वाले लड़के लाई हूं तेरे लिए। मेघा गुस्से से बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकल गई और अपनी स्कूटी पर बैठ घर के लिए निकल गई। उसकी नजर के सामने बार बार विक्रम का चेहरा घूम रहा था। लड़कों के फोटोज पर नजर पड़ते ही छवि जी पहले तो हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उन्हें गुस्सा भी बहुत आया। उन्होंने सारे फोटोज उठाकर चेक किए और ब्रजेश जी की तरफ देखने लगी। ब्रजेश जी ने भी उनके हाथ से वो सारे फोटोज लेकर देखे। उनके चेहरे पर भी कुछ खास खुशी नहीं दिख रही थी। एक ललिता बुआ ही थी जो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। जी भर के देख लो तुम लोग, फिर जिससे कहोगे उससे बात आगे बढ़ा दूंगी। एक से बढ़कर एक रिश्ता लाई हूँ हमारी विविधा के लिए। अरे राज करेगी ये। छवि जी ने नाराजगी से कुछ पलों के लिए ब्रजेश जी की तरफ देखा, फिर निराश सी सिर झुकाकर बैठ गई। बुआ ने जब दोनों पति पत्नी को ही चुप देखा तो खुद ही एक एक फोटो उठाकर उस लड़के के बारे में बोलने लगी। एक तो ये है उमाकांत, सरकारी नौकरी है लेकिन उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, 37 साल, और थोड़े से बाल उड़ गए हैं काम की टेंशन में। ये है सौरभ, खुद की बहुत बड़ी दुकान है। छवि जी बोली, ये तो आपके भाई से भी ज्यादा बड़ा लग रहा है उम्र में। ललिता बुआ मुंह बनाते हुए बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये तीसरा भुवन, इसकी सगाई टूट गई है अभी कुछ दिन पहले। अरे लड़की का खोट था सारा, बहुत नखरे वाली थी। छवि जी ने उस लड़के के फोटो को गौर से देखा। दीदी, यह तो शायद वही लड़का है ना जिसकी सगाई मनीषा जी की बेटी से हो रही थी। बाद में पता चला है कि कई केस दर्ज हैं इसके खिलाफ थाने में। ललिता बुआ अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली, क्या? हे भगवान, यह लड़का ऐसा है? मुझे तो पता ही नहीं था। अभी जाकर खबर लूंगी इसके घर वालों की। उन्होंने इसी तरह के कुछ और उलूल जुलूल रिश्ते दिखाए, लेकिन जब ब्रजेश जी और छवि जी की तरफ से कोई जवाब ना पाया तो बोली, एक दो को छोड़कर बाकी किसी रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। अगर हर लड़के में ऐसे ही कमियां निकालते रहे तो फिर हो गई हमारी विविधा की शादी। 1-2 साल में शादी नहीं हुई तो फिर ऐसे रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। विविधा को बुआ जी के लाए रिश्तों के बारे में सुनकर कोई खास हैरानी नहीं हो रही थी, लेकिन उसे इस बात की तकलीफ ज्यादा थी कि उसके बाबूजी शांत बैठे थे। वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे। ललिता बुआ बोलती हैं, देखो छवि, उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हो। अब करोड़पति तो हम है नहीं जो एकदम हीरा लेकर आएंगे। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। चुटकन, सुन रहा है तू अपनी बीवी की बात? एक तो देखभाल कर इतने अच्छे रिश्ते लाई, सरकारी नौकरी वाले कहाँ मिलते हैं हम जैसे मिडिल क्लास वालों को। ब्रजेश जी हिचकिचाते हुए बोले, दीदी, पर इन सभी की उम्र। इतना कहकर वह चुप हो गए। छवि जी बोली, इन सभी की उम्र विविधा से काफी ज्यादा है दीदी। हमारी विविधा बस 21 ही साल की है। ऐसी भी क्या उम्र निकली जा रही है जो आप 30-35 से कम उम्र का लड़का ही नहीं लेकर आए। अभी और अच्छे रिश्ते देख लीजिए आप। 1-2 साल और इंतजार कर सकते हैं हम आराम से। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतने अच्छे रिश्ते ठुकराना सही नहीं छवि। छवि जी फिर से बोली, दीदी आप एक काम क्यों नहीं करती? आपके हिसाब से सारे लड़के अच्छे हैं तो आप मेघा की शादी क्यों नहीं करवा देती इनमें से किसी से? उसकी भी तो उम्र निकली जा रही है ना, 3 साल बड़ी है अपनी विविधा से। उसको भी लड़के नहीं मिलेंगे कुछ महीनों बाद। विविधा सभी से नजर बचा धीमे से हंसने लगी। ललिता बुआ चिढ़कर बोली,
मैंने तो कहा उसे, लेकिन वो नौकरी करना चाहती है। छवि जी बोली, नौकरी तो विविधा भी करना चाहती है दीदी। ब्रजेश जी ने छवि जी को चुप रहने का इशारा किया। ललिता बुआ ने जाते जाते विविधा की ओर देखा। जितना ज्यादा उम्र हो जाएगी उतना ही ज्यादा दहेज लेंगे। हम लोग करोड़पति तो है नहीं, जितना जल्दी हो सके शादी कर ले और अपने घर जा, ताकि यह दोनों अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। वरना वक्त के साथ साथ महंगाई और लोगों की डिमांड भी बढ़ जाएगी। माँ बाप को बिल्कुल कंगाल करके जाने का इरादा है क्या तेरा? विविधा गुस्से में कुछ बोलने को हुई कि ब्रजेश जी पहले ही बोल पड़े। विविधा, किचन में माँ की मदद करो, चलो। दोनों भाई बहन बात करते हुए अब घर से बाहर आकर खड़े हो गए। ललिता बुआ ने पीछे मुड़कर देखा कि माँ बेटी में से कोई पीछे तो नहीं है। रास्ता साफ देखकर वह रोने का नाटक करने लगी। ब्रजेश जी यह देख घबरा गए। दीदी क्या हुआ? ललिता बुआ बोली, बड़ी परेशानी में हूँ चुटकन। तुझे तो पता ही है कि तेरे जीजा जी कैसे हैं। छोटी सी दुकान से मुट्ठी भर कमाते हैं, लेकिन खर्चा बहुत है। वह आकाश है ना, उसकी इंजीनियरिंग की फीस भरनी है 8वें सेमेस्टर की। फिर इसके बाद तो उसकी नौकरी लग जाएगी तो हमारा भला होगा। 1 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा। बस 2 दिन और बाकी हैं फीस भरने में, पता नहीं क्या होगा। ब्रजेश जी बोले, मैं कोशिश करूंगा दीदी, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। ललिता बुआ बोली, अरे नहीं नहीं, तू पहले ही बहुत मदद कर चुका है। बहन हो मेरी, फर्ज है मेरा, मना मत करना, आपको मेरी कसम। ललिता बुआ अपनी खुशी छुपाते हुए बोली, तू कितना अच्छा है बिरजू। दरवाजे की साइड में खड़ी विविधा नाराज हो किचन में माँ के पास पहुंची। ये ललिता बुआ कितनी बुरी है माँ। कहती है मैं जल्दी शादी कर लूं क्योंकि मेरे बाबूजी के पास पैसे नहीं है, लेकिन इनके बेटे की फीस भरने के लिए मेरे बाबूजी के पास तो बहुत पैसे हैं। हमसे कह रही है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो यह बात खुद क्यों नहीं सीखते? हर सेमेस्टर की फीस बाबूजी ही भरते हैं आकाश की। हर बार बस मुश्किल से पास हो पा रहा है वो, उसके लिए पैसे बर्बाद करने की जरूरत ही क्या है? फूफा जी की दुकान संभाल लेता, लेकिन नहीं, मेरे बाबूजी के पास तो बहुत पैसे हैं उनके बेटे के लिए, लेकिन मेरी वही बुआ बाबूजी की गरीबी का रोना रो रही है मेरी शादी के लिए, और दूसरी ओर मेरे पापा को लूट रही हैं। ये क्या बात हुई माँ? छवि जी उसे शांत रहने को बोलने लगी। ललिता बुआ अपने घर पहुंची तो देखा कि मेघा गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। उन्हें देखते ही वह उन पर बरस पड़ी। आ गई आप? आपको बस अपने भाई और उनकी बेटी की ही फिक्र रहती है, कभी तो मेरी भी सोच लिया करो। विविधा शादी नहीं करना चाहती तो भी आप उसके पीछे पड़ी हो, और मैं साल भर से आपसे कह रही हूँ कि मेरे अच्छे से घर में रिश्ता करवा दो, लेकिन नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं जा रहा है। घर की बड़ी बेटी हूँ मैं, लेकिन शादी की बात भी उस विविधा की चल रही है। विविधा के लिए सरकारी नौकरी वाले और मेरे लिए क्या, ठेले वाले? बुआ हंसने लगी। पागल है तू, उनमें से कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं था। जितने भी रिश्ते लाई हूँ ना, सबसे कमीशन सेट किया हुआ है कि अगर उनकी शादी करवाई तो दहेज में जो भी पैसा मिलेगा उसका 20% मेरा होगा। तो सोच रही थी कि इन्हीं में से किसी एक के गले विविधा को बांध दूं। मुझे तो बस कैसे भी करके इस विविधा नाम की बला को सस्ते में शादी करके इस घर से निकलवाना है। अगर ब्रजेश ने खुद से अच्छा लड़का ढूंढा तो दहेज भी अच्छा देना पड़ेगा, और वो देगा भी। इकलौती बेटी जो है विविधा उसकी, लेकिन कहीं उसने सारी जमा पूंजी बेटी की शादी पे खर्च कर दी तो हमें क्या मिलेगा? हम करेंगे तो दिल पर पत्थर रखकर 8-10 लाख में विविधा की शादी कर देंगे। बाद में महंगाई बढ़ेगी तो और ज्यादा खर्च होगा पैसा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि विविधा की शादी जल्द ही और सस्ते में हो जाए। फिर ब्रजेश की बची प्रॉपर्टी और उसके घर पर हमारा कब्जा होगा।
सब कुछ अपने नाम ही करवा लूंगी, इमोशनल ड्रामा करके। वैसे आकाश के लिए 1 लाख की फीस का इंतजाम करने को कह कर आई हूँ। 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम कर देगा। मेघा चौंकी। लेकिन आकाश की फीस तो 60,000 है ना एक सेमेस्टर की? ललिता बुआ बोली, हाँ पता है, लेकिन बाकी के 40,000 में अपनी पूरी फैमिली की शॉपिंग हो जाएगी अच्छी वाली। क्यों? मेघा खुश हो गई। आप तो कमाल ही हो मम्मी। ललिता बुआ बोली, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। वैसे मम्मी, आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए दामाद ढूंढ लिया है। ललिता बुआ ने जब ये सुना तो गुस्से में आकर मेघा के कंधे पर एक चपत लगाई। मैं मर गई हूँ क्या, जो तो खुद ही अपने लिए दूल्हा ढूंढने लगी? अभी तेरी माँ जिंदा है तो तुझे यह सब करने की जरूरत नहीं। मेघा बोली, मम्मी मैंने ढूंढा थोड़ी ही था, वो तो रास्ते में अचानक से मिल गया। उसने ललिता बुआ को सारा किस्सा कह सुनाया। बड़ी गाड़ी, एकदम हीरो जैसा लड़का, पर ललिता बुआ बोली, पर क्या? मेघा बोली, उसके साथ ना एक लड़की भी थी, पता नहीं कौन थी। लग तो नहीं रहा था कि बेटी होगी, बहन होगी शायद। ललिता बुआ सोचते हुए बोली, वो जो कोई भी हो, कुछ ही सालों में उसकी शादी कर देंगे। मेघा बोली, और मम्मी अगर उसका कोई भाई हुआ तो? ललिता बुआ बहुत जोर से हंस पड़ी। उसकी चिंता क्यों करती है? भूल गई तेरी दूसरी माँ का दूसरा नाम मंत्रा भी है। तू तो बस पता लगा कि यह लड़का कौन है, कहाँ रहता है। अगर सब सही रहा तो हम उसे अपने जाल में फंसा लेंगे। मेघा बोली, लेकिन मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी उसे? ललिता बुआ बोली, सोच, शायद कुछ हिंट मिल जाए। तभी मेघा को कुछ याद आया। वो खुशी से चीखते हुए बोली, काम हो गया मम्मी। ललिता बुआ, कैसे? ये विविधा जिस स्कूल में पढ़ाती है ना, उसी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी उसने। हो ना हो ये लड़की उसी स्कूल में पढ़ती है। अब तो बस स्कूल खुलने और बंद होने के टाइम पर मैं वहां पहुंच जाया करूंगी। कभी ना कभी तो वो लड़का मिलेगा ही। ललिता बुआ बोली, वाह बेटा, तूने साबित कर दिया कि तू मेरी ही बेटी है। बस कैसे भी करके उसे फंसा लेना है। विविधा रात में घर के बाहर आंगन में बैठी थी। बुआ की हरकतों के बाद उसका मूड काफी खराब हो गया था। वह मन बहलाने के लिए अब अपना फोन देखने लगी कि तभी उसे विक्रम की याद आई। उसने दोपहर को चुपके से ली गई विक्रम की पिक्चर्स को देखना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। तभी अपना काम खत्म कर आई माँ उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने जब विविधा को विक्रम के फोटोज देख मुस्कुराते हुए पाया तो जल्दी से उसके हाथ से फोन छीन लिया और खुद विक्रम की सारी पिक्चर्स देखने लगी। विविधा ने मुड़कर माँ की तरफ देखा। माँ, ये क्या तरीका है? लाओ फोन दो मेरा। छवि जी ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और विक्रम की पिक्चर्स देखने लगी। लड़का तो काफी अच्छा है, तो हमारी बेटी ने खुद ही लड़का ढूंढ लिया। जोड़ी तो खूब जमेगी तुम दोनों की। वैसे कब मिला रही हो इससे, और इसका नाम क्या है? विविधा झेप गई। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, और यह लड़का आपको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि फोटो में है। अगर सामने से मिलती ना तो उसका गला दबाने का मन करता आपका। छवि जी चौंक गई। वो क्यों भला? विविधा बोली, ये दिखने में जितना शरीफ और मासूम लग रहा है, लेकिन इसकी जुबान ना एकदम जहर है। यही है आरुषि का भाई विक्रम। छवि जी एक बार फिर विक्रम की फोटो देखने लगी। ये कमाल है, इतना गुस्सा वाला तो नहीं लग रहा। अरे अकड़ की पूरी चलती फिरती दुकान है ये साहब। दोनों माँ बेटी कुछ देर तक चुप बैठी रही। विविधा ने चुप्पी तोड़ी। कभी कभी लोगों को समझना काफी मुश्किल हो जाता है ना। छवि जी बोली, किसकी बात कर रही है तू? विविधा बोली,
एक हमारी ललिता बुआ है जो सभी के सामने अच्छा होने का नाटक करती है पर असल में है बुरी, और एक ये है माँ जो असल में अच्छा इंसान है लेकिन बुरा होने का दिखावा करता है। आपको पता है, इसने आज आरुषि का पूरे 1 घंटे इंतजार किया, लेकिन जब उसने पूछा तो इसने कहा कि बस अभी ही आया है। अगर हमारी मंत्रा बुआ होती तो कहती कि बेटा सुबह से दरवाजे पर बैठी हूँ, खाना तो छोड़ो, सुबह से 1 बूंद पानी तक नहीं पिया मैंने। दोनों माँ बेटी हंसने लगी। उधर आरुषि और दयाल काका डाइनिंग टेबल पर बैठे विक्रम के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में उन्हें सीढ़ियों से विक्रम आता दिखा। वह उन दोनों तक पहुंचता कि उससे पहले ही उसे एक कॉल आया। विक्रम ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से मिस्टर गुप्ता फोन पर थे। वह विक्रम के पापा राजेंद्र चौहान के लॉयर थे। कैसे हो विक्रम? ठीक हूं, आप कैसे हैं? मिस्टर गुप्ता बोले, मैं भी ठीक हूं, अगर तुम चाहो तो अच्छा भी हो सकता हूं। विक्रम बोला, मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर गुप्ता बोले, तुमको देखे 4 साल हो गए, कभी आओ लौटकर अपने शहर में, देखूं तो मेरा गबरू जवान कैसा हो गया है। विक्रम ने कुछ जवाब नहीं दिया, वह खामोश सा खड़ा रहा। मिस्टर गुप्ता समझ गए कि इससे पहले वाले विक्रम की तरह पेश आने की उम्मीद करना ही बेकार है। वह सधे हुए लहजे में बोले, देखो बेटा, तुम्हें तो सब पता ही है कि अब तुम्हारे पापा के जाने के बाद यहाँ का कारोबार कैसा चल रहा है। मालिक के होते हुए भी कंपनी अनाथ है। वह तो कुछ वफादार पुराने साथी हैं जो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। 2 महीना होने को आया है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ लौटकर वापस आ जाना चाहिए और यह सब संभाल लेना चाहिए? तुम्हारे पापा की वसीयत के हिसाब से तुम और आरुषि 50-50% प्रॉपर्टी के मालिक हो, और आरुषि के बालिग होने तक तुम उसकी और उसके हिस्से की प्रॉपर्टी की देखभाल करोगे। मैंने प्रॉपर्टी के सारे पेपर तैयार कर लिए हैं। तुम बस एक बार सब अच्छे से देख लो और उन पर साइन कर सब कुछ अपने अंडर में ले लो। इतनी दौलत है, लोगों की नीयत बदलते देर नहीं लगेगी। विक्रम बोला, शायद आपको याद नहीं है अंकल, लेकिन मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि मिस्टर चौहान या उनसे जुड़ी किसी भी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं वापस नहीं आऊंगा, उस घर में तो हरगिज नहीं। मिस्टर गुप्ता बोले, देखो विक्रम, तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन उन सारे एम्प्लॉयज का क्या कसूर है जो सालों से चौहान इंडस्ट्रीज को संभाल रहे हैं? अगर इसी तरह हालात बने रहे तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी और वो सभी बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ समझ भी रहे हो तुम, या फिर अभी भी गुस्से से पागल हो रहे हो? वारिस हो तुम चौहान खानदान के, अपने पिता का ना सही अपने दादाजी महेंद्र चौहान के नाम का तो ख्याल रखें। अंकल, मैं वहां नहीं आ रहा हूं, मतलब नहीं आ रहा हूं। मिस्टर गुप्ता ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूं, अच्छे से सोच समझ लो, वरना फिर हम सारी जायदाद एनजीओ के नाम कर देंगे। विक्रम बोला, ठीक है। उसने कॉल कट कर दी और डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। काका और आरुषि उसके चेहरे पर आए तनाव से समझ गए थे कि कोई जरूर टेंशन वाली बात है। दयाल काका ने विक्रम के लिए खाना परोसा और हिम्मत करते हुए बोला, किसका फोन था? विक्रम धीमी आवाज में बोला, गुप्ता अंकल का। दयाल काका समझ गए कि मिस्टर गुप्ता ने किस लिए विक्रम को फोन किया होगा। तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में, कभी ना कभी तो ये होना ही था। विक्रम ने गुस्से से दयाल काका की ओर देखा तो वो चुप हो गए। उन दोनों की ओर देख रही आरुषि ने जब विक्रम के गुस्से को देखा तो चुपचाप खाना खाने लगी। विक्रम ने किसी से भी कोई बात नहीं की, वो बस अपना खाना खाने लगा। उसकी नजर अब सामने बैठे खाना खाती आरुषि पर थी और दिमाग में उधेड़ बुन चल रही थी। खाने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ समय बाद आरुषि अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। विक्रम कुछ सोचकर सीढ़ियों से नीचे उतर उसके कमरे की तरफ चल पड़ा, लेकिन दरवाजे तक आते ही उसके कदम ठिठक कर रुक गए। वह अंदर जाना चाहता था पर जा नहीं पाया।
कुछ वक्त तक वो उसे पढ़ते देखता रहा, फिर वापस जाने लगा कि आरुषि को उसके कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम जाता हुआ दिखा। उसने बिना देर किए उसे पुकारा, भाई। उसकी आवाज सुन विक्रम रुक गया और पीछे मुड़ उसे देखने लगा। आरुषि काफी खुश नजर आ रही थी, और हो भी क्यों ना। 1 महीने में आज पहली बार उसका भाई उसके कमरे तक जो आया था। वह अपनी स्टडी टेबल से उठ खड़ी हुई और विक्रम की तरफ बढ़ चली। आओ ना अंदर। विक्रम चाहता तो था, पर खुद को रोकते हुए बोला, नहीं, तुम अपना काम करो। मैं तो बस इतना कहने आया था कि कल मुझे बहुत काम है और शाम होते ही मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं। तो मैं स्कूल से लाना और छोड़ना दयाल काका करेंगे। विक्रम के दूर जाने की बात सुनकर आरुषि घबरा गई और आगे बढ़ उसका हाथ थाम लिया। भाई, आप लौट तो आओगे ना पक्का? आप कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं जा रहे? आरुषि को ऐसे घबराते देख विक्रम को जरा भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूं, जल्दी ही लौट कर आऊंगा। तुम्हारी पढ़ाई ना होती तो तुम्हें भी साथ ले जाता, लेकिन इतना भी नुकसान सही नहीं। ये मेरा घर है, अपने घर को छोड़कर कहां जाऊंगा? तुम जिम्मेदारी हो मेरी, और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं सीखा मैंने। अगर तुम्हें छोड़ना ही होता तो सामने से कहता। चोरों की तरह मुंह छुपाकर भागने वालों में से नहीं हूं मैं। आरुषि अभी थोड़ी शांत हुई। वह सिर झुकाकर खड़ी रही। विक्रम ने अपना हाथ उठा, जैसे ही उसके सिर पर रखना चाहा कि आरुषि ने चेहरा उठा उसकी ओर देखा तो उसने अपना हाथ वापस पीछे कर लिया। आरुषि पूछी, कहाँ जा रहे हैं आप? लखनऊ। जल्दी आइएगा। ठीक है, चलता हूं। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।